Friends, welcome to this lesson. So in today's session we are going to discuss our PPV unit number 23, which is based on appraisal and assessment of credit facilities. क्रेडिट फैसिलिटी को कैसे अप्रेज किया जाता है, उसको कैसे असेसमेंट किया जाता है, ये हम लोग समझेंगे इस पार्टिकुलर यूनिट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको क्रेडिट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपके प्रैक्टिकल बैंकिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है और क्रेडिट अप्रेजल क्या क्या टेक्निक्स हैं। क्रेडिट अप्रेजल दोस्तों एक प्रोसेस होता है कि आप एक लोन रिक्वेस्ट को इवैल्यूएट करते हैं किसी प्रोस्पेक्टिव बोरोवर से, यानी कि कोई बोरोवर ने एक रिक्वेस्ट किया लोन के लिए, आप उसे इवैल्यूएट करते हैं। इसी प्रोसेस को क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस कहा जाता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है दोस्तों कि जो भी फंड आपने दिए हैं उसका सेफ्टी, उसका लिक्विडिटी को एसेस करना, कितना सेफ है वो, कितना लिक्विड है वो। और दोस्तों आपको ये भी देखना होता है कि जो क्रेडिट दिया गया है उसे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है उस क्रेडिट की। तो दोस्तों कैसे ये सब देखा जाए, तो स्टैंडर्ड्स टूल होते हैं दोस्तों, ताकि आप बोरोवर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एप्लीकेंट का जो प्रोडक्ट है मार्केट में उसको प्रॉपर्ली वेट करते हैं। यही तरीका है। अप्रेजल का जो मेजर्स है, अप्रेजल आपको क्या मेजर करता है, किसी प्रपोजल में कौन कौन सा रिस्क इनहेरेंट है, और फिर आप एक जजमेंट पे आते हैं कि हाँ चलो उसे सैंक्शन किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप रिस्क को देखते हैं कि उस पार्टिकुलर क्रेडिट में कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, और फिर उसके बाद आप उस या तो उसे सैंक्शन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे आपने जो भी जानकारी ली है उसके असेसमेंट के बेसिस पर, ठीक है, एप्लीकेंट के बेसिस पर और प्रोजेक्ट के बेसिस पर। दोस्तों क्रेडिट अप्रेजल बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो गया है, जजमेंटल कम हुआ है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने JIB 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जिन लोगों को दोस्तों एक कंसाइज नोट्स की रिक्वायरमेंट है, 2000, 3000, 4000 MCQs की रिक्वायरमेंट है पर सब्जेक्ट, और दोस्तों जिनको एकदम वीडियोस की रिक्वायरमेंट है, वीडियो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, वो हमारे इस पार्टिकुलर पेड प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग चारों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग, जो हमारे चारों कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। डिटेल जानकारी दोस्तों आप यहाँ पे इस पार्टिकुलर स्लाइड पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे क्रेडिट अप्रेजल का टेक्निक क्या है। तो क्रेडिट अप्रेजल एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो तब स्टार्ट होता है जब से वो एप्लीकेंट जो है ब्रांच में आता है और वो क्रेडिट डिलीवरी स्टार्ट होता है दोस्तों, तब तक ये होता है। वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये सभी ज़रूरी है ताकि आप फैक्ट को चेक कर सकें। और क्रेडिट के अंदर दोस्तों कुछ रिस्क भी होता है जिसको आप मिनिमाइज़ करेंगे। तो क्रेडिट रिस्क को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे दोस्तों, यदि आप अप्रेजल को प्रॉपर्ली करेंगे तो क्रेडिट रिस्क मिनिमाइज होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का वैलिडेशन, प्रपोजल का वैलिडेशन कैसे होता है और क्रेडिट रिस्क क्या होता है। दोस्तों क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस के अंदर बोरोवर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसे वेरीफाई किया जाएगा, बोरोवर के बिजनेस को एसेस किया जाएगा, उसके क्रेडिट रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाएगा और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा दोस्तों। और फिर जो हमारा एप्रोप्रिएट स्कीम है वो सेलेक्ट करेंगे और फिर टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनलाइज करेंगे। तो देखिए ये क्रेडिट अप्रेजल का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, बोरोवर को पहचाने, वेरीफाई किए, बोरोवर के बिजनेस को एसेस किए, क्रेडिट रिक्वायरमेंट को समझे, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट देखे, एप्रोप्रिएट स्कीम को सेलेक्ट किए और टर्म्स एंड कंडीशन को फाइनलाइज किए। अब दोस्तों ये जो प्रपोजल का वैलिडेशन है ये बहुत ज़रूरी है, और जो भी इंफॉर्मेशन एप्लीकेंट प्रोवाइड करता है उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। तो प्रपोजल का वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है, और एप्लीकेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया जानकारी उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई किया जाएगा। फील्ड वेरिफिकेशन और अप्रूवल, वेरीफाइंग रिक्वायर्ड अप्रूवल एंड लाइसेंसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोरोवर की क्षमता है या नहीं बोरो करने की, ये भी वेरीफाई किया जाएगा। और क्रेडिट रिस्क को डिफाइन किया जाता है दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी कि बोरोवर जो है डिफ़ॉल्ट कर जाए, बोरोवर बोले या काउंटर पार्टी बोले, जो पॉसिबिलिटी है कि ये पार्टिकुलर बोरोवर या काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट करेगा, इसे हम लोग क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों इंडिविजुअल बोरोवर के लिए क्रेडिट रिपोर्ट बनाया जाता है, कंपनीज फर्म्स के लिए क्रेडिट रेटिंग बनाए जाते हैं, जिसको यूज़ किया जाता है क्रेडिट रिस्क को एसेस करने में। दोस्तों डिफ़ॉल्ट जो है किसी बिजनेस फेलियर के कारण हो सकता है या विलफुल एक्शन के कारण हो सकता है, और जो लैंडर होते हैं वो मैनेजमेंट की क्वालिटी को एसेस करते हैं, ठीक है, प्रमोटर के कंपोजिशन को देखकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन को देखकर, CEO के एक्सपीरियंस को देखकर, इन सभी बेसिस पे दोस्तों मैनेजमेंट का क्वालिटी एसेस किया जाता है लैंडर के द्वारा। और दोस्तों एक्सपर्टाइज़ कितना है उस पार्टिकुलर फर्म का इंडस्ट्री में, और दूसरे टेक्निकल और मैनेजरल पर्सनल का। दोस्तों यदि पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उसका, वो किस कारण से होता है, मान लीजिए कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत पुअर है, ठीक है, और जो कलेक्शन है वो लेस देन ऑप्टिमल फाइनेंशियल असिस्टेंट है, तो ये सभी पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संकेत हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से क्राइटेरियाज है डिसीजन लेने के लिए, और 7C क्या होता है। दोस्तों क्रेडिट रिस्क रेटिंग एक क्रेडिट अप्रेजल टूल है जिसे आप क्रेडिट रिस्क किसी बोरोवर का एसेस कर सकते हैं। यानी दोस्तों रिस्क रेटिंग, क्रेडिट रिस्क रेटिंग से आप किसी बोरोवर का क्रेडिट रिस्क को एसेस कर सकते हैं। क्रेडिट रिस्क रेटिंग मॉडल जो है ग्रेड देता है, मार्क्स देता है रिस्क के कंपोनेंट को, और उसको प्रीसेट स्टैंडर्ड मार्क्स के रिस्पेक्ट में आप इवेल्युएट करते हैं। यानी दोस्तों आप रिस्क का जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको ग्रेडिंग दिया जाता है कि इसको इतना ग्रेड दिया जाए, और फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है दोस्तों पहले से जो स्टैंडर्ड या मार्क प्रीसेट किया गया है। दोस्तों बोरोवर का जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है और जो परफॉर्मेंस है उसे स्कोरिंग के लिए रेट किया जाता है। मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट और कुछ फैक्टर्स को भी रेट किए जाते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स है दोस्तों इसको रेट किए जाते हैं क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस में। जो क्रेडिट डिसीजन होता है दोस्तों सैंक्शन के लिए या रिजेक्शन के लिए किसी प्रपोजल का, वो बेस्ड होता है एप्लीकेंट के क्रेडिट रेटिंग स्कोर पे। यानी जो एप्लीकेंट है, जो बोरोवर है, उसका क्रेडिट रेटिंग स्कोर कितना है, उसके बेसिस पे सैंक्शन या किसी प्रपोजल का सैंक्शन या रिजेक्शन डिसाइड होता है। जो लैंडर होते हैं दोस्तों वो चेक करते हैं कि प्रपोजल, जो लोन का प्रपोजल है, वो क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक में फिट का होता है या नहीं होता है, और जो प्रपोज एक्टिविटी है बोरोवर का वो कहीं बैन तो नहीं किया गया है, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है इस पर। ये सभी चीज़ लैंडर चेक करते हैं। लैंडर ये भी चेक करेंगे कि जो लोन का सैंक्शन किया जा रहा है वो किसी कंसंट्रेशन लिमिट को ब्रीच तो नहीं कर रहा है जो कि बैंक ने प्रिस्क्राइब किए हैं या इंडस्ट्री ने प्रिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों 4 कार्डिनल पैरामीटर होता है लैंडिंग का, याद रखिएगा 4 कार्डिनल पैरामीटर ऑफ लैंडिंग। क्रेडिट वर्दिनेस कितना है, लोन का पर्पस क्या है, कैश फ्लो क्या है, रिपेमेंट का सोर्स क्या है। दीज आर कॉल्ड 4, और लास्ट है सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। 4 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, पहला है क्रेडिट वर्दिनेस, दूसरा है पर्पस ऑफ लोन, ठीक है, तीसरा है कैश फ्लो एंड सोर्स ऑफ रिपेमेंट, और चौथा है दोस्तों सिक्योरिटी या कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर से बता दो दोस्तों, पहला है क्रेडिट वर्दिनेस, दूसरा है पर्पस ऑफ लोन, तीसरा है कैश फ्लो एंड सोर्स ऑफ रिपेमेंट, और चौथा है सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी। तो दोस्तों इन सभी पैरामीटर्स को, जो 4 पैरामीटर मैंने आपको बताए, इसको सेटिस्फाई करने के लिए लैंडर जो है 7 एस्पेक्ट को देखते हैं। क्रेडिट वर्दिनेस, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल, कंडीशन एंड कैश फ्लो। इसको कहा जाता है अप्रेजल का 7C। जो लैंडर है वो किसी बोरोवर के क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करती है। कैसे चेक करती है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर, उसका जो नेट वर्थ है, इनकम है इंडिविजुअल का, और पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर क्रेडिट वर्दिनेस को चेक करती है। दोस्तों जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नॉर्म्स है, इसके बेसिस पर क्रेडिट अप्रेजल टेक्निक्स जो है फोकस करती है कि रिपेमेंट कैपेसिटी का क्या असेसमेंट है, ठीक है, बोरोवर के कैश जनरेटिंग एबिलिटी के बेसिस पर वो जो लैंडर है वो डिसाइड करती है कि रिपेमेंट कैपेसिटी का क्या असेसमेंट, रिपेमेंट कैपेसिटी को एसेस करती है। दोस्तों यदि हम बात करें बिजनेस लोन्स एंड पर्पस की, तो दोस्तों एक बिजनेस इंटरप्राइज का जो पर्पस होता है वो डिफर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ इंटरप्राइज होते हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, कुछ स्पेकुलेटिव रीजन के लिए, ठीक है ना। तो ये सभी डिफरेंट पर्पज है किसी बिजनेस को, इंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने का। दोस्तों बिजनेस लोन के अलग अलग पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लीजिए कि उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को वर्किंग कैपिटल चाहिए, किसी को पर्सनल नीड है, तरह तरह का लोन होता है दोस्तों। तो कोई बोरोवर के पास एक वेल डिफाइंड पर्पस होना चाहिए लोन का, और एक सीरियस इंटेंशन होना चाहिए कि वहाँ वो बिजनेस में रहना चाहता है। कोलेट्रल किसी क्रेडिट क्वालिटी फैक्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों एक एग्जिट ऑप्शन होता है लैंडर का यदि वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो, ठीक है। यदि लैंडर डिफ़ॉल्ट करेगा तो कोलेट्रल का हेल्प लिया जाता है। जो भी एसेट कोलेट्रल के रूप में ऑब्टेन किया जाएगा वो कुछ क्राइटेरिया को मीट करेगा, जैसे इन्फोर्सिबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, ये सभी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। दोस्तों किसी भी प्रपोज बिजनेस की जो क्षमता होती है कि वो कैश फ्लो को जनरेट करे ताकि लोन का रिपेमेंट हो सके, ये बहुत ही की फीचर है किसी लोन एप्लीकेशन का। यानी दोस्तों आपको देखना है कि उस बिजनेस के पास इनफ कैश फ्लो सफिशिएंट हो ताकि वो लोन को रिपे कर सके। बिजनेस फर्म्स जो है 4 सोर्सेज होते हैं ताकि अपने लोन को रिपे कर सकते हैं। उनके सेल से जो कैश फ्लो आएगा वो एसेट को लिक्विडेट करके आ सकता है, वो फर्दर सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड रेज कर सकते हैं, और एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन में हो सकता है। सो दीज आर 4 वेज बाय विच बिजनेस कैन रिपे देयर लोन, राइट। देयर आर 4 सोर्स टू रिपे देयर लोन। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि लोन को कैसे एसेस किया जाए और वर्किंग कैपिटल को कैसे एसेस किया जाए। तो लैंडर प्रेफर करते हैं कि रिपेमेंट जो है बिजनेस एक्टिविटी से आए या प्रॉफिट जो उनका आ रहा है उनसे आए। देखिए मैंने आपको 4 सोर्स बताया ना, तो लैंडर इनमें से कौन सा सोर्स प्रीफर करेंगे? लैंडर प्रीफर करते हैं क्या कि रिपेमेंट जो है ना उनकी बिजनेस एक्टिविटी से आए या प्रॉफिट जो उनको जनरेट हुआ है उससे आए, ना कि उनको एसेट सेल करने पे या बोरोइंग करने पे आए। जैसे मैंने आपको 4 केस बताया, कैपिटल इन्फ्यूजन,
एसेट सेल, फिर उनका जो बिजनेस से जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। तो लैंडर हमेशा चाहते हैं कि उनका बिजनेस से जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है या जो उनको प्रॉफिट हो रहा है उससे उनका रिपेमेंट आए। तो कैश फ्लो एनालिसिस को यूज़ किया जाता है कि बोरोवर का सोर्स ऑफ कैश फ्लो क्या है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से वो रिपेमेंट कर रहा है, ठीक है। और लैंडर प्रीफर करते हैं कि कैश फ्लो जो है वो उनके ऑफ सेल्स ओरिएंटेड से आए। समझ में आ रहा है दोस्तों? चार तरह का सोर्स मैंने आपको बताया। सो लैंडर ऑलवेज प्रीफर दैट द इनकमिंग कैश फ्लो शुड बी फ्रॉम देयर बिजनेस, राइट। दोस्तों किसी भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का एडुकेसी, सस्टेनेबिलिटी ये जो है देखा जाता है, तब इंडिविजुअल को लोन दिया जाता है, ठीक है, कि वो उसका रेगुलर सोर्स कितना दिन तक सस्टेन रहेगा, एडिक्वेट है या नहीं है, सफिशिएंट है या नहीं है। दोस्तों कॉमर्शियल लोन को हैंडल किया जाता है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के द्वारा, टीम्स के द्वारा, लेकिन जो रिटेल लोन्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं और टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होते हैं। दो तरह के लोन होते हैं दोस्तों, कमर्शियल लोन और रिटेल लोन। तो कमर्शियल लोन को हमारे ब्रांचेज, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज होते हैं वो हैंडल करते हैं, लेकिन रिटेल लोन स्टैंडर्डाइज होता है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है। दोस्तों जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए लोन होता है उसको कैटेगराइज कर सकते हैं आप वर्किंग कैपिटल में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, आपने जो हमारा जो दोस्तों ये IN IFS है उसमें आपने कैपेक्स के बारे में पढ़ा होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो कि आप किसी एक बड़ी चीज़ को खरीदने में यूज़ करें। जैसे मान लीजिए लैंड खरीद रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये सभी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो कि 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलता है आपका। और एक होता है वर्किंग कैपिटल जो कि आपको रेगुलर इनकम, आपका जो डेली बिजनेस में जो डेली बेसिस पे जो खर्चा हो रहा है, जो आपका करंट एसेट है उसका जो रिप्लेनिशमेंट हो रहा है दोस्तों, वही होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो दो तरह का दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस एंटरप्राइज जो लोन लेते हैं उसको वर्किंग कैपिटल में आप कैटेगराइज करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज करेंगे, समझे। दो तरह से ले सकते हैं, या तो वो कैपेक्स के लिए लेंगे लोन, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लोन लेंगे, या वो अपने डे टू डे रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लेंगे। और इसी डे टू डे रिक्वायरमेंट को मीट करने को हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। समझ में आया? अब दोस्तों यदि कोई इंडिविजुअल लोन लेगा तो हाउसिंग लोन ले सकता है, व्हीकल लोन ले सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकता है। देखिए वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जो फंड रिक्वायर है ताकि वो अपने यूनिट के प्रोडक्शन साइकिल को सस्टेन कर सके। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है, जो भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है उसके डिसीजन से रिलेटेड है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में की डिफरेंस है कैश का टाइमिंग। सिंपल सी बात है, कैश का टाइमिंग यदि आपको मान लीजिए 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए चाहिए, ऑब्वियस सी बात है तो हमारा कैपेक्स होगा। और यदि आपको डे टू डे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपने करंट एसेट, करंट लायबिलिटी को मीट करने के लिए फंड चाहिए तो हमारा वर्किंग कैपिटल होगा। तो की डिफरेंस क्या है यहाँ पे बताइए ना। की डिफरेंस ये है कि कैश का टाइमिंग क्या है, कैश फ्लो कब आ रहा है आपका। दोस्तों वर्किंग कैपिटल को आइए डिस्कस करते हैं। हर एक बिजनेस को चाहिए फंड लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि लैंड में, मशीनरी में, बिल्डिंग में, यहाँ पे आप इन्वेस्ट किए हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल ये होता है दोस्तों जो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, छोटे समय के लिए, कम अवधि के लिए फाइनेंसिंग चाहिए, जैसे कैश में, डेटर में, इन्वेंट्रीज में, ठीक है। आपने किसी से लोन लिया, उधार लिया, उसको आप पैसा चुकाएंगे ना, तो ये कम समय में चुकाना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। कैश वर्किंग कैपिटल है, इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद दोस्तों वर्किंग कैपिटल क्यों जरूरी होता है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वर्किंग कैपिटल। अब देखिए दोस्तों इसमें एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब ये हुआ कि कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है किसी इंटरप्राइज के टोटल करंट एसेट में। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है मैं समझाता हूँ। आपने किसी भी ये इंटरप्राइज के टोटल करंट एसेट में कितना आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच के गैप होता है कि करंट एसेट इतना है, करंट लायबिलिटी इतना है, उसके बीच के गैप को हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चलेगा कि वर्किंग कैपिटल एक्चुअली चाहिए कितना, ठीक है ना। तभी देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ, आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है करंट एसेट में, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ कि कितना वर्किंग कैपिटल किस समय पे चाहिए, राइट टाइम पे चाहिए। और आप मैनेजमेंट को पता चलता है कि टोटल करंट एसेट में कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है। और नेट वर्किंग कैपिटल फर्म के एबिलिटी को दर्शाता है कि फर्म की क्षमता कितनी है कि वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट कर पा रही है, और कितना प्रोटेक्शन का मार्जिन अवेलेबल है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को फर्म जो है, फर्म के पास सर्टेन एसेट होगी, सर्टेन लायबिलिटी होगी, इसके बीच का जो गैप है वो हमारा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का जो गैप है वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल बताता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल आपको बताता है कि जो फर्म है वो उसकी कितनी क्षमता है कि वो अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट कर पा रही है, और मार्जिन ऑफ प्रोटेक्शन कितना है, ठीक है, जो अपने शॉर्ट टर्म क्रेडिटर को दे रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपको क्या बताता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपको बताता है दोस्तों कितना अमाउंट जो है टोटल करंट एसेट में इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल जो है 1:1 से हायर होना चाहिए, 1.1 से हायर होना चाहिए, ताकि आप इंश्योर कर सके कि सफिशिएंट लिक्विडिटी है। देखिए समझिए दोनों के बीच का डिफरेंस है ना। तो दोस्तों यदि नेट वर्किंग कैपिटल बेसिकली ज़्यादा होगा तो क्या होगा? करंट एसेट ज़्यादा होगा, यानी आप अपने करंट लायबिलिटी को एसेट के साथ फंडिंग कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास क्षमता है कि हाँ आप अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। तो 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सके कि सफिशिएंट लिक्विडिटी है। अब दोस्तों एक टर्म होता है वर्किंग कैपिटल गैप। ये कंसेप्ट है जो कि इंडियन बैंकिंग सेक्टर में यूज किया जाता है ताकि हम पता कर सके कि वर्किंग कैपिटल लिमिट जो कि बैंक अपने बोरोवर को प्रोवाइड करेगी। तो कहने का मतलब ये टोटल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस है अदर देन बैंक बोरोइंग को माइनस करके। दोस्तों इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और हमारा जो ये वर्किंग कैपिटल गैप है। वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, आई विल पोस्ट सम न्यूमेरिकल इन द MCQ पार्ट ऑफ दिस लेसन जो कि पेड मेंबर को अवेलेबल रहेगा। उसमें दोस्तों मैं आपको तीनों में डिफरेंस समझा दूंगा, एक केस स्टडी करूंगा और मैं आपको तीनों में डिफरेंस बताऊंगा कि नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और वर्किंग कैपिटल गैप में क्या बेसिकली डिफरेंस है। थ्योरेटिकली तो आप समझ गए ना। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है दोस्तों? आपका टोटल करंट एसेट कितना है, ठीक है, वो बताता है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का गैप कितना है। और वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है दोस्तों? कि वर्किंग कैपिटल लिमिट जो कि बैंक जो है अपने बोरोवर को अवेलेबल करवाएगी, यानी टोटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है, ये हमारा होता है वर्किंग कैपिटल। मतलब कितना वर्किंग कैपिटल है जो कि बैंक अपने बोरोवर को अवेलेबल कराएगी, ये होता है। देखिए अब जो बैंक बोरोइंग है उसको माइनस कर देते हैं क्योंकि वो जो है बैंक से ऑलरेडी ले चुका है ना पैसा, अब थोड़ी वो बैंक दोबारा देगी उसे, तो उसको माइनस कर देते हैं दोस्तों। देखिए अब बात करते हैं दोस्तों वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स की और ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल के अंदर रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, अदर कंज्यूमेबल स्टोर्स, रिसेबल, सन्ड्री डेटर्स एंड अदर एक्सपेंस आता है। वर्किंग कैपिटल एक स्टैटिक नहीं होता है दोस्तों, और बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली ये चेंज होता है, जैसे कंपनी का साइज़ क्या है, ऑपरेशन का फेज क्या है, कितना प्रॉफिट एक्रू किया, कितना रिटेन किया। तो बैंक क्या करती है, जो गैप है उसे फंड करती है और एक्सटेंड करती है नीड बेस्ड फाइनेंसिंग असिस्टेंस टू इंश्योर दैट एडुकेट फाइनेंसिंग विदाउट स्कोप फॉर डाइवर्जन। कोई फंड का मिसयूज ना हो, कोई फंड का डाइवर्जन ना हो, ये भी ध्यान रखना होता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग कैपिटल को, जैसे मान लीजिए बिजनेस का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, प्रोडक्शन पॉलिसीज़ क्या है, सीजनल वेरिएशन क्या है, ऑपरेटिंग वर्किंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग साइकिल के बारे में बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि आपने मान लीजिए आज रॉ मटेरियल परचेज किया और फिर मान लीजिए 1 महीना बाद आपने उसे बेचा, तो ये जो ड्यूरेशन है खरीदने से बेचने तक का, ये होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग साइकिल, जिसमें वर्किंग कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही सेल्स प्रोसीड रिसीव हुआ तो दोस्तों वो रॉ मटेरियल आप उसे परचेज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब आपने सेल्स कर लिया तो आपको पैसा है, आप उस पैसे से आपने रॉ मटेरियल खरीदा और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो यही होता है ऑपरेटिंग साइकिल। आपने रॉ मटेरियल खरीदने से उसे बेचने तक का जो ड्यूरेशन होता है उसे वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। देखिए डायग्राम में देखिए, जैसे देखिए आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, उसको वर्क इन प्रोग्रेस में लगाया, फिनिश्ड गुड्स बनाया, फिर डेटर को, फिर दोस्तों फिनिश्ड गुड्स किसे दिया, डेटर को दिया, और फिर डेटर से आपको कैश मिला, फिर से आपने रॉ मटेरियल खरीदा। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। अब जरा ऑपरेटिंग साइकिल के कंपोनेंट को कैसे कंप्यूट किया जाए, तो किसी भी ऑपरेटिंग साइकिल में दोस्तों टाइम गैप होते हैं अलग अलग स्टेजेस का, जैसे रॉ मटेरियल परचेज का, प्रोडक्शन का, सेल्स का, कैश रियलाइजेशन का। इन सभी के लिए दोस्तों क्या होता है, इन सभी के लिए टाइम गैप होता है दोस्तों। देयर इज ऑलवेज टाइम गैप, अलग अलग स्टेजेस के लिए टाइम गैप होता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि हम गुड का स्टॉक रखें हर एक स्टेज पे, ठीक है, क्योंकि हमारी अलग अलग स्टेज में टाइम गैप है। अब ऐसी बात है तुरंत होगा नहीं ना, आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होगा, टाइम गैप जरूरी, टाइम गैप होगा ही होगा। तो ज़रूरी है कि हम हर एक स्टेज पे स्टॉक रखें गुड का, ताकि हमारा टाइम गैप को इंश्योर कर सके दोस्तों। तो इसके लिए क्या है कि आप रॉ मटेरियल जो है जैसे आपको पहले ही खरीद लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि टाइम गैप आने वाला है, तो आप प्रोडक्शन से पहले ही रॉ मटेरियल खरीद लीजिए। तो आपका क्या रहेगा, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बिल्डअप रहेगा, तब आप जाके उसे कस्टमर को डिस्पैच करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ प्रोसेस टाइम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनने में, जिसके कारण क्या होगा कि आपका वर्क इन प्रोग्रेस उस वक्त स्टॉक होते जाएगा।
तो दोस्तों सेल प्रोसेस का जो रियलाइजेशन होता है फिनिश्ड गुड्स के डिलीवरी के बाद, ये भी टाइम लगता है, इसमें भी टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के एंड में पेमेंट का प्रोसेसिंग होगा, फिर ट्रांजिट पीरियड आएगा, जो कि ट्रांजिट पीरियड वो समय होता है जो कि गुड्स को लाने जाने में होता है, ठीक है ना, डिलीवरी का टाइम जो होता है ट्रांजिट पीरियड कहा जाता है, तो इसमें भी टाइम लगता है दोस्तों। तो जो ड्यूरेशन है हर एक कंपोनेंट का, उसको आप मैथमेटिकल फार्मूला के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मैथमेटिकल फार्मूला है कि ये जो जितना कंपोनेंट, मैंने 5 कंपोनेंट आपको बताया ना, जैसे यहाँ देखिए वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर, कैश, रॉ मटेरियल, तो इन सभी का कितना टाइम लग रहा है, इसको आप एक मैथमेटिकल फार्मूला के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा फार्मूला है, अभी मैं समझाता हूँ दोस्तों। जो रॉ मटेरियल स्टोरेज कंपोनेंट है किसी ऑपरेटिंग साइकिल का, उसको कैसे कंप्यूट कीजिएगा, जो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है उसको डेली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से डिवाइड कर लीजिए। देखिए समझिए क्या हो रहा है। रॉ मटेरियल, देखिए इससे सवाल पूछा जाएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो रॉ मटेरियल स्टोरेज कंपोनेंट निकालना है आपको किसी ऑपरेटिंग साइकिल का, कैसे निकालिएगा, तो एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितना है, मतलब जैसे मान लीजिए पहला दिन जो है आपके पास आपके गोडाउन में, ठीक है, रॉ मटेरियल जो अवेलेबल है वो मान लीजिए 1 टन है, ठीक है, दूसरे दिन मान लीजिए 2 टन है, सपोज कोई भी रॉ मटेरियल है, तीसरे दिन मान लीजिए 3 टन है, तो आप एवरेज निकाल लीजिए ना, 1 + 2 + 3/3 कर दीजिए, तो एवरेज मिल गया आपको 3 दिन का रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री, ठीक है। उसको आप क्या कर लीजिए कि रॉ मटेरियल का जो डेली कॉस्ट है उससे डिवाइड कर दीजिए, यानी प्रत्येक दिन जो आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं, मंगा रहे हैं, कितना कॉस्ट आपको लग रहा है उसे डिवाइड कर लीजिए, तो आपको रॉ मटेरियल के स्टोरेज कंपोनेंट को पता चलेगा। अब देखिए कुछ फॉर्मूला को मैं समझाता हूँ दोस्तों इस पार्टिकुलर स्लाइड से। देखिए पहला कंपोनेंट है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। मैंने बताया ना हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट का वर्किंग कैपिटल साइकिल का कंपोनेंट है उसके कितना टाइम लगता है वो निकालना है। तो जैसे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकाल रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक क्या है और डेली कंजम्पशन कितना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों ये इस प्रकार से व्हाट वी विल गेट रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ठीक है, कितने दिनों तक रॉ मटेरियल को स्टोरेज किया जा रहा है। तो बहुत सिंपल इसको समझना, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है, आपको ये पता लगाना है कि रॉ मटेरियल कितने दिनों तक स्टोर रहता है आपके इन्वेंट्री में, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना स्टॉक है, और फिर इसको देखेंगे कि डेली हमारा कितना यूज हो रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसको हम इतने दिन तक रख रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ, ऐसे मान लीजिए कि आपके गोडाउन में 10 टन रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, और प्रत्येक दिन मान लीजिए कि आप 2 टन को यूज कर रहे हैं, तो आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा ना। तो 5 क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है कि 5 दिन में ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो वही होता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, मतलब कितने दिनों तक वो रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में रहेगा, आपके इन्वेंट्री के रूप में रहेगा, वही होता है। तो इस फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझिए बातों को। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको नोमिनेटर में लिखना है कि आपका जो रॉ मटेरियल का एवरेज स्टॉक कितना है, और डिनोमिनेटर में लिखना है कि डेली कितना कंज्यूम हो रहा है। चलिए एवरेज को कैसे दिखाएंगे, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, है ना। और डेली कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, तो जैसे देखिए डेली कंजम्पशन निकालना है तो एनुअल कंजम्पशन को 360 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों रॉ मटेरियल कंजम्पशन को कैलकुलेट करने का, राइट। So friends, this is the formula to calculate the raw material storage period. Is it clear now कि raw material storage period कैसे निकालते हैं। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को नोमिनेटर में लिख लेना है, एवरेज डेली रॉ मटेरियल कंजम्पशन को डिनोमिनेटर में लिख लेना है, और फॉर्मूला आपके सामने है। अब नेक्स्ट है वर्किंग प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। तो जैसे रॉ मटेरियल एक कंपोनेंट था, वर्क इन प्रोग्रेस है, इसमें क्या करते हैं दोस्तों, वही फॉर्मूला सेम है, सब में वही करना है। आपको देखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस का एवरेज स्टॉक क्या है, ठीक है, और डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे आप, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए दोस्तों ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस बाई 2, यही होता है ना। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, अब जैसे नीचे लिखा है ना कि आपका एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्लस एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये सभी आते हैं दोस्तों। और इसके आप नीचे में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय 360 करेंगे तो आपको डेली मिलेगा, एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा FG
ठीक है। FG स्टोरेज पीरियड, कितने दिनों तक आपका स्टोरेज है। देखिए ये सब जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया ना, उसी का पीरियड निकाला जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड है। FG मतलब फिनिश गुड्स होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। तो फिनिश गुड्स का जो स्टोरेज पीरियड है वो कैसे निकालेंगे, तो आपका एवरेज स्टॉक कितना है और डेली कितना कॉस्ट है सेल्स का, ठीक है, डेली कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो दोस्तों आप एवरेज स्टॉक निकाल लीजिए। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ है, सबसे पहला है एवरेज स्टॉक निकालने का। डेली कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, तो एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के बाई 360 कर दिया। अब कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया था, COGS। देखिए कैसे निकाला जाता है, आप ओपनिंग स्टॉक देखिए फिनिश गुड्स का, प्लस एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए, प्लस एक्साइज ड्यूटी, प्लस सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्लस जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्लस फाइनेंस माइनस क्लोजिंग। इससे आपको मिलेगा एनुअल कितना कॉस्ट ऑफ सेल है, ठीक है। और उसको 360 से डिवाइड करेंगे तो डेली का मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। पैसा कितना दिन में आ रहा है, तो आपका सन्ड्री डेटर का कितना बैलेंस है, मतलब आपने आपसे जो उसने उधार लिया है उसका कितना बैलेंस है, राइट, उसका कितना बैलेंस है वो को उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। और क्रेडिट सेल डेली कितना हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। तो रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद लास्ट आता है पेमेंट पीरियड, तो सन्ड्री क्रेडिटर का एवरेज बैलेंस बाय डेली क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो ये आपका, इससे आपको मिल जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या होगी, ये जो फार्मूला है इससे आप निकाल पाएंगे कि टोटल, हाँ, ड्यूरेशन कितना हर एक कंपनी का कितना ड्यूरेशन ऑपरेटिंग साइकिल का वो निकाल सकते हैं। तो बैंक फाइनेंस तभी करेगी कि जो कंज्यूमर का जो रिसोर्सेज है, कस्टमर का जो रिसोर्स है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, उसमें रेसिडुअल गैप हो, ठीक है, सारे अवेलेबिलिटी को कंसीडर करते हुए और अप्रेजल सेटिस्फैक्ट्री हो। तो बैंक जो है 4 मेथड को यूज़ करती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को एसेस करने के लिए, टर्नओवर मेथड, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारे वर्किंग कैपिटल असेसमेंट प्रोसेस होते हैं उसमें डिटेल अप्रेजल होता है, पास्ट का, फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ द फर्म का, प्लानिंग क्या है, ऑपरेशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो फर्म को एक एक्सेप्टेबल बिजनेस प्लान को सबमिट करना पड़ता है प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में बैंकों को, ताकि वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट हो सके। वर्किंग कैपिटल की नीड्स जो होती हैं उसको बेसिस किया जाता है पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे, फंड का यूज़ क्या है, एस्टिमेटेड कितना रिक्वायरमेंट है एडिशनल फंड का, ये सभी फर्म के बिजनेस प्लान में या कैश बजट में रिप्रेजेंट किया जाता है। बैंक जो है अप्रोप्रिएट सिस्टम को अडॉप्ट करेगी वर्किंग कैपिटल के असेसमेंट के लिए, ठीक है, और इसको अपने लोन पॉलिसी में एक्सप्लेन करेगी। जो भी मेथड यूज़ किया जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए वो डिपेंड करेगा बोरोवर के टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट 1 लेक्चर इसका। अब दोस्तों पार्ट 2 लेक्चर पेड मेंबर के लिए अवेलेबल होगा। तो यदि आप इस तरह के एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू नीड केस स्टडीज, इफ़ यू नीड MCQs विच आर मोर देन 100-200 MCQs per unit, then you can opt for our paid plan. For more detail you can WhatsApp me on numbers shown on the screen. Thank you.